आज हम देखेंगे 34 चैप्टर जिसका नाम है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सहायता, वित्त एवं बहुराष्ट्रीय निगम तथा विकासशील देश, जिसे हम इंग्लिश में इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंशियल एंड मल्टीनेशनल कॉपरेशंस एंड डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखेंगे। पहले हमारा क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बीच जब हम वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं तो वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। जब घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन घरेलू खपत से अधिक हो जाता है तो एक देश दूसरे देश के साथ अधिशेष का व्यापार करते हैं। जब यानी घरेलू देश में किसी वस्तु का अधिक उत्पादन हो जाता है तो उस वस्तु को हम दूसरे देश में बेच देते हैं, वही हमारा। और दूसरा देश में भी किसी वस्तु का अधिक उत्पादन हो जाएगा तो वो दूसरे देश में बेच देगा, तो यही वस्तुओं का आदान प्रदान ही विदेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। दुनिया में वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में जाना जाता है और इन्हें विदेशी व्यापार या वैश्विक व्यापार भी कहते हैं। पिछले कुछ दशकों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा है जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या क्या प्रकार हैं। निर्यात व्यापार, आयात और इंटरपोर्ट व्यापार। निर्यात एक देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का बहिर्वाह है। और आयात व्यापार, आयात वैश्विक बाजार में किसी देश द्वारा दूसरे देश में खरीदी गई वस्तुओं का और सेवाओं का प्रभाव है। उदाहरण के लिए यूएस से जापान और जर्मनी से ऑटोमोबाइल आयात करता है। और निर्यात व्यापार में रूस, चीन, यूरोप देशों को तेल निर्यात करता है। फिर इंटरपोर्ट व्यापार का निर्यात तथा आयात व्यापार का एक यह संयोजन होता है। व्यापार में इस रूप की पुनः निर्यात के रूप में भी जाना जाता है। व्यापार में इस रूप में के माध्यम से एक देश वस्तुओं का आयात करता है और उन्हें कुछ मूल्य जोड़कर दूसरे देशों में निर्यात कराता है। यानी इसमें ऐसा होता है, कोई देश एक वस्तु को खरीद लेगा और उसे कुछ और उसमें पैसे ऐड कर वह दूसरे देश को बेच देगा। यही हमारा इंटरपोर्ट व्यापार कहलाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या क्या विशेषताएं हैं? वह विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है। वैश्विक व्यापार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए दोनों और उपभोक्ताओं को जोखिम प्रदान करता है। थर्ड, हमारा विदेशी व्यापार की प्रक्रिया में ली गई आर्थिक नीतियों और निर्णय, राजनीतिक नीतियां, सरकारी हस्तक्षेप और देशों के लोगों के जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं के लिए जाने जाते हैं। फोर्थ, हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आय और व्यापार के लिए एक बड़ा योगदान करते हैं। फिर आ जाएगा हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाभ। ये हमारी विशेषताएं देखी थी। लाभ क्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और तुलनात्मक लाभ की सुविधा प्रदान करता है। इसमें आप सब नहीं देख रहे हो, जो आपको इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो हल्के हल्के से लाभ लगे उसे आप लिख लेना, सब मत लिखना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिशेष घरेलू उत्पादन के लिए बाजार खोजता तथा बनाता है, ये भी हल्का ये भी कर लेंगे आप। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। विकासशील देशों के लिए विकासशील व्यापार करने का अवसर है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। प्रतिस्पर्धा को ऑफकोर्स बढ़ावा मिलेगा। और फिफ्थ है हमारा विकास के लिए एक इंजन के रूप में कार्य करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिर ये वाला कर लेना आप, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कीमतों को स्थिर करता है, दक्षता बढ़ाता है, परिवहन और संचार के साधनों का भी विकास करता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या क्या हानि है? अधीनता, गुलामी, हेरफेर को प्रोत्साहन करता है और प्राकृतिक संसाधनों के लिए एक बड़ा खतरा है। ड्रग्स, अंग व्यापार, मानव तस्करी आदि की तस्करी। फिफ्थ है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं की कमी हो सकती है और मुद्रास्फीति हो सकती है। फिर आ जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण है? मुद्रास्फीति का प्रभाव, सेकंड हमारे सरकारी प्रतिबंधों का प्रभाव, थर्ड है हमारे विनिमय दर का प्रभाव, फिर फोर्थ है भौगोलिक स्थान, फिफ्थ है हमारा राष्ट्रीय आय का प्रभाव, सिक्स्थ है हमारा वैश्वीकरण।
ये सारे प्रभावित करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। फिर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है। इस विशेषता में तुलनात्मक लाभ के रूप में जाना जाता है। इसमें क्योंकि लाभ होता है इसलिए हम व्यापार करते हैं, अगर लाभ नहीं होगा तो कोई भी व्यापार नहीं करेगा। विशेष वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में विशेषज्ञता, क्योंकि कुछ देशों के पास कुछ वस्तुओं और सेवाओं के रास्ते कुशलता के उत्पादन के लिए प्राकृतिक साधनों और पूंजी होते हैं। क्योंकि कुछ देशों में कुछ वस्तु उत्पादन के लिए भौगोलिक साधन भी होते हैं, वहाँ की स्थिति उस देश की ऐसी होती है तो कि वो उन वस्तुओं का अधिक मात्रा में अच्छे से उत्पादन कर सकता है, बाकी औरों को नहीं कर सकता। इसलिए भी व्यापार हो सकता है कि कुछ देश का तो जहाँ पर उसका अच्छे से उत्पादन होता है वहाँ पे वे उत्पादन कर दूसरे देश में बेच देंगे, और जो दूसरे देश में जिस वस्तु का अच्छा उत्पादन होता है वहाँ पर उसकी भौगोलिक स्थिति अच्छी है, उसका अच्छे से उत्पादन कर सकता है, वह उस देश को वस्तु को दूसरे देश में बेच देगा। फिर आ जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता। घरेलू स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता और आवश्यकताओं का अभाव है। एक देश अधिशेष में उत्पादित अपनी वस्तुओं को निर्यात करना चुन सकते हैं उन वस्तुओं और सेवाओं के बदले जो उनके देश में उपलब्ध उत्पादन नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जिसकी हमारी स्थापना 1944 में हुई थी, इन्हें आप देख लेना। ठीक है, फिर आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका स्थापना भी हमारे विश्व बैंक के साथ ही हुई थी, और जो वर्ल्ड बैंक का सदस्य था वो IMF का सदस्य अपने आप ही बन गया था। विश्व बैंक संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 1995 में हुई थी, यानी 1 साल बाद। फिर एशियाई विकास बैंक, इसकी 1966 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय विदेशी सहायता यानी इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड, IFA, विदेशी सहायता से तात्पर्य दूसरे देशों से प्राप्त होने वाले ऋणों और अंशदानों से लगाया जाता है। ठीक है, और विदेशी सहायता की विशेषताएं क्या क्या है। विदेशी सहायता विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। गैर सैनिक सहायता को ही विदेशी सहायता में गिना जाता है, और विदेशी सहायता उदार शर्तों या कठोर शर्तों पर हो सकती है। विदेशी सहायता सामान्यतः रियायती शर्तों पर होती है, राजनीतिक उद्देश्य से भी प्रेरित होती है। फिर आ जाता है हमारा विदेशी पूंजी व सहायता। ठीक है, विदेशी पूंजी व सहायता की आवश्यकता और महत्व क्यों है। निर्धनता की कुचक्र को तोड़ने के लिए, प्राविधिक ज्ञान प्रबंध योग्यता के लिए, विदेशी पूंजी संबंधी कठिनाइयों के लिए, घरेलू अर्थव्यवस्था में कमी के लिए, है ना, और आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए। फिर आ जाएगा अच्छा उदाहरण इसका दे रखा है। फिर आ जाएगा सामंत आर्थिक संरचना के निर्माण में सहायक है। स्फीति दबावों की में कमी आती है। सरकारी राजस्व में वृद्धि करने हेतु, जीवन स्तर में सुधार के लिए और प्रदर्शन प्रभाव के लिए यह आवश्यक है विदेशी पूंजी व सहायता। ठीक है, फिर आ जाएगा विदेशी सहायता व पूंजी की समस्याएं व खतरे क्या हैं। अर्धविकसित राष्ट्रों में आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी की भूमिका महत्वपूर्ण है, तथापि अर्धविकसित देश में आर्थिक शोषण, राजनीतिक उत्पीड़न, अप्रत्यक्ष समाजवाद और विकास के स्वरूप और विकृति करने का श्रेय भी इसे ही जाता है। विदेशी पूंजी की समस्या अथवा खतरे को 2 भागों में बांटा जा सकता है, राजनीतिक और आर्थिक खतरे। ठीक है, राजनीतिक खतरे क्या क्या होते हैं। राजनीतिक खतरे होते हैं कि अगर कोई भी देश दूसरे देश से सहायता ले रहा है, विदेशी सहायता ले रहा है, तो वो धीरे धीरे करके क्या होगा, उसके राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगेगा। अमेरिका तथा इंग्लैंड विश्व युद्ध प्रेम की से वशीभूत होकर अर्धविकसित देशों को सहायता प्रदान नहीं कर रहे हैं, वरन उनका राजनीतिक प्रयोजन, उनका उद्देश्य अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका राजनीतिक गुटबंदी को ध्यान में रखकर ही पाकिस्तान और को आर्थिक व सैन्य सहायता देता है। फिर हमारा सेकंड है देश की सुरक्षा का भय। देश की सुरक्षा का भी भय होता है।
विदेशी पूंजी एक स्वार्थी मित्र का समान है जिस पर भरोसा करना व्यर्थ है। संकटकालीन परिस्थिति में जब देश को पूंजी की आवश्यकता होती है तब विदेशी पूंजीगत अपनी पूंजी की रक्षा करने के लिए इसे आपस में ले जाने लगते हैं। इससे स्थितियां और भी गंभीर हो जाती है। भेदभावपूर्ण नीति होती है, शर्तयुक्त सहायता होती है, इसमें कुछ शर्त रखी जाती है, तब विदेशी पूंजी सहायता देते हैं। आर्थिक खतरे होते हैं, असंतुलित विकास होता है क्योंकि विदेशी पूंजी का उपयोग उन्हीं उद्योगों में किया जाता है जिनमें अधिक लाभ मिलता है। अधिक मूल्य, अधिक शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है। राष्ट्रीय पूंजी का से प्रतिस्पर्धा, पूंजी निर्माण की गति का मंद होना, ऋण भार में उत्तरोत्तर वृद्धि होना और विदेशी विनियोग के दोष दे रखे इसमें विकास के प्रारूप का विकृत होना, फिजूल खर्ची परियोजनाओं पर व्यय करना, ये इसके सारे खतरे हैं, आर्थिक खतरे। एक और है मुद्रा का अवमूल्यन होना। फिर हमारा आ जाएगा अर्धविकसित राष्ट्रों में विदेशी पूंजी की अवशोषण क्षमता। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ देना, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके में, छोड़ देना आप इसे। विदेशी पूंजी की आवश्यकता का अनुमान, ये भी नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। करना चाहें तो आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा अर्धविकसित देशों में विदेशी पूंजी लगाने में कठिनाइयाँ, ये कर लेना आप। राजनीतिक अस्थिरता होती है, राष्ट्रीयकरण की नीति, लालफीताशाही कानूनों का अभाव होता है। लालफीताशाही टैपिटिज्म मतलब वो होता है कि कई देश में ऐसी होती है कि कुछ भी कंपनी खोलने के लिए, मतलब कुछ भी करने के लिए बहुत सारी कानूनी कार्रवाई को ही हम टैपिटिज्म या लालफीताशाही कहते हैं। यानी किसी भी कुछ काम को करने के लिए बहुत सारी कानूनी कार्रवाई, बहुत सारे कागजों के साथ गुजरना पड़ता हो कि इसमें अभी ये करो वो करो, वही टैपिटिज्म या लालफीताशाही है। ठीक, कानूनों का अभाव होना, विदेशी विनियोग पर नियंत्रण होना, मुद्रास्फीति, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, श्रम अधिनियम और योग्य श्रमिकों का अभाव होता है, बैंकिंग व साक्षर सुविधाओं का अभाव होता है, करारोपण, ये सारी कठिनाइयाँ हैं विदेशी पूंजी लगाने के लिए विदेशों को, अर्धविकसित देशों में। फिर ये दे रखा है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति, अन्य कारण, अंतर्राष्ट्रीय वित्त या विदेशी पूंजी। ठीक है, इसे एक बार देख लेना, इम्पोर्टेंट नहीं है ये नहीं आएगा। विदेशी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के स्रोत कौन कौन से हैं, हाँ ये देख लेना। निजी विनियोग, सार्वजनिक विदेशी विनियोग, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण और व्यापार शर्तों से प्राप्त विदेशी राशि। निजी विदेशी विनियोग PFI देख लेना, वैसे इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, आएगा नहीं ऐसे है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, बड़ा ही कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, इसे आप आराम से देख सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा ये ठीक है। इसका बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है तो, इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इतना मैं समझ दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बाद में मत कहिएगा मैम स्क्रीनशॉट लेने का भी समय नहीं दिया, इतना टाइम मैं दे रही हूँ। ये दे रखेगा विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करने के उपाय, इन्हें पढ़ लेना एक बार।
घरेलू पूंजी निर्माण को बढ़ावा देकर आयात प्रतिस्थापन उद्योग की स्थापना कर निर्यात पर इकल ऋणों से स्वयं को संशोधन बनाकर राष्ट्रीय भावना का विकास कर घरेलू तकनीकों का विकसित कर ये सब हमारे उपाय हैं। ठीक है, जब मैं रोक दूँ यानी कहने का मतलब है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दिख भी क्लियर रहा है, आराम से ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये आपका लास्ट है। ठीक है, फिर आ जाता है अभ्यास प्रश्न आपकी दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 35 विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व क्या है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।